तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। बेसिकली तुम लोगों की जो 10th क्लास की किताब है उस किताब का ही ये पहला चैप्टर है ना। हम लोगों ने जो शुरुआत की थी वो बायोलॉजी के साथ की थी कि पहले हमने जो आपका लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है वो पढ़ा और अब हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये वाला पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको बेसिकली चैप्टर नंबर 1 आता है तो आपको 2 भी आएगा बिना किसी गड़बड़ी के, आपको 3 भी आएगा बिना किसी गड़बड़ी के, ठीक है। और 4 में कुछ हद तक और 5 में कुछ हद तक ही आपको हेल्प करेगा कॉन्फिडेंस देते हुए, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर को काफ़ी इम्पॉर्टेंट कहा जाता है। इसको अगर आपने ठीक से नहीं सीखा और अगर आपने इसको ऐसा सोचा कि अरे ये नहीं समझ रहा है तो छोड़ दो बाद में कर लेंगे, तो आगे आने वाले 2-3 चैप्टर्स वो तुम्हारे कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ठीक से काम करना एंडिंग तक अच्छा काम है, अच्छा चैप्टर है। चैप्टर्स केमिस्ट्री में सारे ही बड़े हैं सिवाय आपके लास्ट चैप्टर को छोड़कर। बाकी अगर मैं हर चैप्टर को देखूं तो हर चैप्टर लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के जैसा काफ़ी लेंदी है। तो शुरू करते हैं। आज बेसिकली हम लोगों को इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना है। अब इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोगों को सबसे पहले तो ये समझना होगा कि चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर में जो टॉपिक तुम पढ़ने वाले हो दैट टॉपिक आर रिएक्शंस, ठीक है। मैं रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ बट इट डजंट मीन्स कि तुम लोगों को भी रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है। तुम लोग अपने रिएक्शन की पूरी स्पेलिंग लिखोगे। अब हम लोगों ने क्या ये वर्ड रिएक्शन इससे पहले कभी सुना है क्या? तो देखो, मैं छोटी क्लासेस से अगर तुम लोगों को जोड़ते हुए चली आऊँ तो हाँ, हमने छोटे क्लासेस में रिएक्शंस वर्ड का मतलब सुना है। जब आप छोटे बच्चे रहे होगे तो सुना होगा ना, थोड़ा बहुत। अच्छा चलो छोटे बच्चे की बात छोड़ते हैं। अभी रिसेंटली हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म किया है। वहाँ पे हमने 2 प्रोसेसेस पढ़ी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स के केस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हमने पढ़ी फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखा कि जो प्लांट है वो सनलाइट को यूज़ कर रहा है, एटमॉस्फेयर से CO2 को यूज़ कर रहा है, रूट्स की सहायता से H2O ले रहा है और उसके अंदर एक पिगमेंट है प्लांट के अंदर दैट इज़ नोन एज क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल का इस्तेमाल कर रहा है और आपको वहाँ पे बना के दे रहा है फूड दैट इज़ नोन एज व्हाट, ग्लूकोज। एंड साथ ही साथ में ऑक्सीजन गैस को बाहर एटमॉस्फेयर में लिबरेट आउट कर रहा है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब यही प्रोसेस ऑलमोस्ट ऊपर वाली प्रोसेस में जो O2 निकला उस O2 को यूज़ करने वाली चीज़ हमने हमारी बॉडी में देखी। हमने ये देखा कि जब हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन हम कराते हैं तो उस एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो भी फूड पहले से मेरी बॉडी में स्टोर्ड होता है, लेट्स से मेरी बॉडी में कोई फूड स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। सॉरी, एक मिनट। तो मेरी बॉडी में जो पहले से फूड स्टोर है, अलग अलग सेल्स में स्टोर है, राइट। तो ऐसी जगहों पे जो भी फूड स्टोर होता है वो O2 जो कि हम ब्रीथ इन करते हैं, ये O2 उस फूड के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके क्या बनाती है, आपकी बॉडी में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। साथ ही साथ में CO2 लिबरेट आउट होती है, राइट। हाँ, H2O भी बनता है इस प्रोसेस में, ये मैंने लिख दिया। तो जो हम लोग बायोलॉजी में अभी पढ़े हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, दीज आर टर्म्ड एज रिएक्शंस। इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शंस कहते हैं। यही बस हम लोगों की क्या है, रिएक्शंस है। क्या सिर्फ इतनी होती है क्या रिएक्शंस? नहीं, आपके आजू बाजू बहुत सारी रिएक्शंस हैं। जैसे आज मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा, मैं इमेज शेयर करना भूल गई हूँ, मुझे भी एक इमेज शेयर हुई थी ग्रुप में, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में डॉगी वाले।
तो वो जो पर्टिकुलर ग्रुप था उसमें मैंने ये पढ़ा कि जो अपने डॉग्स वगैरह होते हैं, आप क्या करो, आप डॉग्स के जो ईयर्स होते हैं उन ईयर्स के बैक साइड में उनको थोड़ा सा रब करो। तो जब आप डॉग्स को उनके ईयर्स के पीछे के साइड में जब आप रब करते हो तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, उन लोगों को बहुत रिलैक्स फील होता है, ठीक है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो अपने ईयर्स को पता है एकदम पीछे कर देते हैं, बड़े मज़े से आपसे रब करवाते हैं, हाँ हमें अच्छा लग रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनकी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन होती है और उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में उनका ब्रेन उनकी बॉडी को ऑर्डर देता है कि देखो ब्रेन, आप देखो बॉडी, आप ये केमिकल रिलीज करो, और वो केमिकल रिलीज जो होता है वो उनकी बॉडी को क्या करता है, उनको रिलैक्सेशन की फीलिंग देता है। सिमिलरली हमारे अंदर भी होता है, जब हमें गुस्सा आता है, राइट, जब हमें डर लगता है या फिर ऐसी कोई भी सिचुएशन जब हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी आती है, हम खुश होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, ठीक है, हमें प्यार आता है, तो इन सारी प्रोसेसेस के दौरान हमारी बॉडी में भी बहुत सारी क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बराबर, बहुत सारी क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। हमारा गुस्सा होना इज़ अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमारा रोना, ठीक है, ये पार्ट है किस चीज़ का, केमिकल रिएक्शन का। इवन अभी जब तुम लोग 8th में थे, 8th में तुमने ह्यूमंस के थोड़ा बहुत रिप्रोडक्टरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जो कि तुम अभी 10th में और डिटेल में पढ़ोगे, बट ये चीज़ें आपने पढ़ी है ना, हाँ पढ़ी तो है। उसमें हमारी फीमेल बॉडी में एक पर्टिकुलर मंथली प्रोसेस होती है आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, दैट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, जिसको हम लोग पीरियड्स कहते हैं। उस पीरियड्स के दौरान बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, मतलब वो पीरियड्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होते हैं। कैसे, कब शुरू होना है, कब रुकना है, कैसे, मतलब बेसिकली अगर मैं पूरी बॉडी की बात करूँ तो बॉडी में आपके हंसने से लेके आपके रोने तक, ठीक है, आपकी बॉडी, लेडीज़ की बॉडी में प्रेगनेंसी से लेके मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक हर जगह केमिकल रिएक्शंस है। नॉट इवन द ह्यूमन बॉडी, ऑब्वियस है कि एनिमल्स बॉडी के अंदर भी। अच्छा, इसमें मैं एक एग्जांपल और देती हूँ, दैट इज़ नोन एज जुगनू, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं जुगनू। अब हिंदी थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है, अब मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है कि बचपन में हिंदी क्या पढ़ी थी, ठीक है। जुगनू तुम लोगों ने आई डोंट नो देखा है कि नहीं देखा है, क्योंकि अब तो मुझे भी कई साल हो गए जुगनू को देखे हुए, ठीक है, काफ़ी साल हो गए जुगनू को देखे हुए। बेसिकली अंधेरे में क्या होता है, ये जुगनू अपने अंदर से लाइट प्रोड्यूस करता है, चमकता है। इंग्लिश में मैं इसका नाम जानती हूँ, इंग्लिश में आप इसको कैंडल फ्लाई कह सकते हो, है ना, आप इसको लैटन फ्लाई कहते हो, ग्लो वॉर्म कहते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा नाम है, आप गूगल कर लीजिएगा, 2 नाम मैंने बता दिए। तो ये जुगनू अपने अंदर से लाइट प्रोड्यूस करता है अंधेरे में, हाँ, तो ये लाइट कैसे प्रोड्यूस करता है अपने अंदर से, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तुम अपने आजू बाजू देखो, एनवायरनमेंट में क्या दिखता है तुम्हें, एनवायरनमेंट में कोई केमिकल रिएक्शन दिखती है या कोई रिएक्शन, अभी केमिकल रिएक्शन पे बात नहीं करते, क्या कोई रिएक्शन दिखती है, हाँ, हम लोगों के जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं, वो कच्चे फ्रूट्स हम लोगों के क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं, दैट इज आप लोगों का रिएक्शन। आप लोगों ने जो दूध होता है ना, उसको आप दही में या फिर लेट से पनीर में आप जब कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, फ्रिज में आप वाटर को रखते हो, वाटर आप लोगों का आइस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज अ रिएक्शन। आप जब ठंडी होती है ना, या फिर चलो अभी मान लेते तुम अपनी बॉडी को स्टीम देना चाहते हो, तो तुम क्या करते हो, पानी लेते हो, उसको हीट एनर्जी देते हो, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। सो बेसिकली हमारे आजू बाजू हमें यदि छोटा सा भी चेंज देखने को मिलता है, ठीक है, चेंज देखने को मिलता है मतलब हो सकता है आप उसको अपनी आईज से विजुअलाइज करो, हो सकता है आप उसको सुनो कानों से, हो सकता है आप नाक से सूंघो, ठीक है, या फिर आप उसको फील करो। अब जैसे हवा है,
हवा ना तो सूंघने में आती है, ना तो सुनाई आती है, ना तो आंखों से दिखती है, बट फील होती है ना, जब तेज हवा चलती है तो फील होता है ना कि कुछ बॉडी पे टकरा रहा है। तो कुछ भी चेंज अगर ऑब्जर्व किया जा सकता है कभी भी, किसी भी जगह पे, किसी भी चीज में, कैसा भी, छोटा मोटा बड़ा, दैट चेंज इज बेसिकली नोन एज आप लोगों का व्हाट, रिएक्शन। खत्म। ठीक है, यानी कि अगर कोई मुझे साधारण भाषा में पूछे कि रिएक्शन क्या है, वो आपके 3 इडियट्स की मूवी के जैसे नहीं कि मशीन के एग्जाम्पल में एक बहुत बड़ी साइंटिफिक डेफिनेशन दे दी, वैसे नहीं, सिंपल भाषा में क्या रिएक्शन मतलब क्या, एनी टाइप ऑफ चेंज, किसी भी प्रकार का चेंज हो सकता है। वो चेंज आप देखो, ठीक है, हो सकता है सूंघो, हो सकता है सुनो, हो सकता है महसूस करो, या हो सकता है उसके इफेक्ट को देखो। जैसे बिजली ना तो दिखाई देती है, ना तो सुनाई देती है, ठीक है। अच्छा, वो बिजली बादल की कड़कने वाली नहीं यार, घरों में जो आती है, ना सूंघने में आती है, ना टेस्ट कर सकते हो, है ना। अच्छा, लेकिन क्या देख सकते हो कि जब वही बिजली ट्यूबलाइट के अंदर जाती है, कमरा रोशन हो जाता है, मतलब आप उस बिजली का इफेक्ट देख रहे हो, दैट इज ऑल्सो रिएक्शन। वो भी एक रिएक्शन है एक प्रकार की। पंखा चलने लगता है, दैट इज ऑल्सो रिएक्शन एक प्रकार की, क्योंकि उसमें कुछ आपको दिखा है, ठीक है, उसमें आपको कुछ फील हुआ है, कुछ इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का जो चेंज होता है, बेसिकली उस पर्टिकुलर चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग, आप लोगों का रिएक्शन कहते हैं। तुम्हें दिख रहा है कि पेड़ पे लगी लगी पत्ती मैडम येलो हो रही है, दैट इज अ रिएक्शन, वो एक रिएक्शन है। अब पता नहीं सडनली तुमको आज बहुत चिड़चिड़ हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, है ना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें अच्छा नहीं लगता, हम चिड़चिड़ करते रहते हैं पूरे दिन भर, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल, दैट इज ऑल्सो अ रिएक्शन इन योर बॉडी। सो बेसिकली रिएक्शंस मीन्स एनी टाइप ऑफ चेंज। अब बात ऐसी होती है कि ये जो रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शंस को हम लोग ब्रॉडली 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसके पहले क्लासिफिकेशन की बात करूं तो आप ऑलरेडी ये पहला क्लासिफिकेशन 9th क्लास से पढ़ के आए हैं, मुझे उतनी डिटेल देने की नीड नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैं इसको इन शॉर्ट में चीज़ें समझा दूंगी, क्योंकि एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में इसको एज अ इंट्रोडक्शन लिया गया है। पहला होता है फिजिकल चेंज, ठीक है। दूसरा होता है आप लोगों का केमिकल चेंज। यही केमिकल चेंज हम लोगों के अभी 10th क्लास का बेसिकली चैप्टर है, इस चैप्टर में हम केमिकल चेंज पढ़ेंगे। और तीसरा होता है आप लोगों का रेडियो एक्टिव चेंज, जो कि आप लोगों का सिलेबस नहीं है, ठीक है, बट तुमने सुना होगा रेडियो एक्टिव चीज़ों के बारे में, राइट। जैसे महाराष्ट्र में एक आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, आपके आई थिंक साउथ इंडिया में भी एक पावर प्लांट है। उतनी अच्छी तो मेरी जीके है नहीं, बट इतना तो पता होना चाहिए कि जिस राज्य में आप रह रहे हो वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है। तो एनी गेस कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोगों के महाराष्ट्र में कहाँ पर है? हमारे महाराष्ट्र के अंदर में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, सॉरी तारापुर, जैतापुर वाला तो हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद या फिर पता नहीं तेलंगाना में भी अब डिस्प्यूट हो गया हो तो मुझे नहीं पता किस तरीके से, बट महाराष्ट्र में तारापुर में हम लोगों का एटॉमिक पावर प्लांट है। वैसे ही इंडिया में अलग अलग जगह पे एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। उन पावर प्लांट्स में क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, जो कि हमेशा होता है। आप दूध को दही में कन्वर्ट करते हो, दही देखो एक नया प्रोडक्ट है। कच्चा आम पका आम हो जाता है, पका आम एंड कच्चा आम आर डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम ईच अदर, है ना। आपके लोहे को जंग लग जाता है, लोहा एंड जंग लगा हुआ लोहा डिफरेंट प्रोडक्ट। सो डिफरेंट प्रोडक्ट तो बनेगा, बट इस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव चेंज में उस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान इतनी ज़्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है कि उस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कई जगह हो सकता है कोई पर्टिकुलर कंट्री या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उस न्यूक्लियर
पावर प्लांट से निकलने वाली एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव पर्पस में ना लेते हुए डिस्ट्रक्टिव पर्पस में यूज करें, लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो कि आप हायर स्टैंडर्ड में 12th में थोड़ा सा रेडियो एक्टिव के बारे में पढ़ोगे, बट उतना डिटेल नहीं। लेकिन फ्यूचर में अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते हो तो फिर तो इसकी पूरी डिटेल है। तो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस बेसिकली आप ऐसी रिएक्शंस है जिसमें आप लोगों को बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी एमिट आउट होते हुए मिलती है इन द वेरियस फॉर्म्स। मैं ऐसा नहीं कहूँगी सिर्फ रोशनी दिखती है चमकती हुई, सिर्फ तेज तर्राट गर्मी होती है, ऐसा नहीं। आप नहीं जानते हो भी कुछ भी इसके बारे में, इसलिए ज़्यादा घुसेंगे भी नहीं इसके बारे में। बस इतना याद रखेंगे रेडियो एक्टिव रिएक्शंस भी होती हैं और फ्यूचर में आप जाएंगे इनके बारे में कि इनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक ऐसी रिएक्शन जिसका नाम होता है फ्यूजन, ठीक है, और एक ऐसी रिएक्शन जिसका नाम होता है फिजन। ठीक है, फिजन का मतलब होता है बेसिकली कि आप लोगों के पास कोई एक बड़ा एलिमेंट का एटम है, आप उसके तोड़कर उससे छोटे 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 वाले प्रोड्यूस कर रहे हो, और इस तोड़ने वाली प्रोसेस में आप साथ ही साथ में छोटे 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 आइटम्स भी प्रोड्यूस कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में, और हाई एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हो। और फ्यूजन का मतलब होता है एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी होगी, रेडिएशन से प्रोड्यूस होंगे, बट हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को क्लब करके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी बड़ी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज फ्यूजन। तो बस मैंने इतना बता दिया, इतना एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, बस पता होना चाहिए कि 3 टाइप होते हैं, बाकी आप फ्यूचर के लिए छोड़ दो। अब बात आती है फिजिकल चेंज और बात आती है केमिकल चेंज। तो देखो फिजिकल चेंज को आपने ऑलरेडी पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, और केमिकल चेंज को भी आपने ऑलरेडी पढ़ा है, यानी कि अभी पढ़ोगे 10th स्टैंडर्ड में। शॉर्ट में हम थोड़ा सा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को डिस्क्राइब करते हैं। मैं ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं जाऊंगी, साइंटिफिक लैंग्वेज में घुसने से क्या होता है थोड़ा सा समझने वाली प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाती है। थोड़ा इसको ईज आउट वे में कोशिश करते हैं समझने की। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल करो, ठीक है, ट्रेन में ट्रैवल करो, प्लेन में ट्रैवल करो, शिप में ट्रैवल करो, जहां ट्रैवल करना है करो। तुम्हारे साथ तुम्हारे आजू बाजू के सीट्स में मान लेते हैं कुछ लोग बैठे है ना, अच्छा बढ़िया है। अब वो जो मान लेते हैं आपके साथ एक पर्सन बैठा है, उस पूरी जर्नी के दौरान आप लोगों का उसके साथ क्या हो गया बताओ, एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो गई। आप हंस रहे हो, खेल रहे हो, बात कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बड़े मजे से, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप जिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में घूमने जा रहे हो वो इंसान भी उसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में घूमने जा रहा है। आप जितने दिन की वैकेशन मनाते हो वो भी आपके साथ साथ घूमता फिरता है। तो बेसिकली एक फ्रेंडशिप वाला हल्का फुल्का सा बॉन्ड बन जाता है। लेकिन होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे जब वैकेशन पीरियड खत्म होगा वो पर्टिकुलर पर्सन अपने घर चला जाएगा, आप अपने घर आ जाओगे। तो कुछ दिन स्टार्टिंग के आपको दुख तो होगा, अरे यार कितना अच्छा दोस्त बन गया था मेरा, वाह। जैसे गर्मी की छुट्टियों में यूजुअली जब हमारे कोविड महाराज नहीं होते थे तब लोग यूजुअली अपने रिश्तेदारों के यहाँ, नाना नानी के यहाँ, दादा दादी के यहाँ घूमने जाते थे। तो जब वो टाइम पीरियड वहाँ स्पेंड करते थे तो वहाँ स्पेंड किए हुए टाइम पीरियड में उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, और जब वापस से स्कूल रीओपन होती थी तो वापस से स्कूल आना पड़ जाता था। तो दुख होता था फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन हाँ, फिर जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, स्कूल में बिजी होते हैं, हम भूल जाते हैं। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में काम में बिजी होते हैं, हम उस इंसान को भूल जाते हैं जो हमारे साथ वैकेशन में था, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, मान लेते हैं आपकी एक स्टैंडर्ड कंप्लीट हो, आप अगले साल फिर से गर्मी की छुट्टी आई, फिर से तुम वैकेशन में नाना नानी के घर गए, फिर से तुम खुश हो गए वहां पे जाकर, है ना, फिर से तुम आए छुट्टियां मना के, तुम फिर से उदास हो गए, तुम फिर से गए, तुम फिर से खुश हो गए। तो यानी कि हो क्या रहा है, एक बार आप खुश हो रहे हो, वापस आ रहे हो, फिर दुख हो रहे हो, फिर वापस से जा रहे हो, फिर से खुश हो रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, फिर से दुखी हो रहे हो। इसका मतलब ये कि ये पर्टिकुलर मतलब ये ऐसी प्रोसेस हो गई है जिसमें आप कोई एक पर्टिकुलर चेंज क्रिएट करते हो, उस चेंज में आप खुश हो जाते हो, फिर एक और चेंज क्रिएट करते हो, आप दुखी हो जाते हो, फिर से एक और चेंज क्रिएट करते हो, वही सेम चेंज रिवर्स डायरेक्शन में, है ना। स्कूल से वापस से गांव चले गए, वापस से वैकेशन पे चले गए, आप फिर से खुश हो गए,
वैकेशन से वापस स्कूल आ गए, आप फिर से दुखी हो गए। तो हो क्या रहा है, आप शॉर्ट टाइम के लिए दुखी हो रहे हो, शॉर्ट टाइम के लिए खुश हो रहे हो, लेकिन क्या आप उस दुख को वापस से कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, खुशी में? बिल्कुल। हम अगले साल फिर घूमने चले जाएंगे, हम फिर खुश हो गए, फिर से उस इंसान से मिलेंगे, हमारे ट्रेन वाले इंसान से, फिर से बातचीत करेंगे, हम फिर से खुश हो जाएंगे, फिर वापस वैकेशन खत्म होगी, घर आ जाएंगे, फिर से दुखी हो जाएंगे। तो बेसिकली फिजिकल चेंज एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें नया सब्सटेंस बनता तो है, मतलब कुछ चेंज तो क्रिएट होता है, बट वो चेंज आप लोगों का ऐसा नहीं होता कि जिसके होने की वजह से या जिसके नहीं होने की वजह से, ठीक है, कोई बहुत बड़ा आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। जैसे मतलब आप गांव में गए और गांव में जाकर आप हंसते ही रह गए, ठीक है, आप हंसते ही रह गए, आप कभी वापस ही नहीं आ रहे हो स्कूल, तो आप परमानेंटली वहां रह गए। ऐसा है क्या? नहीं। या आप वापस आ रहे हो अगर आना चाहते हो तो, लेकिन अगर मान लेते कुछ ऐसा हुआ कि आप वहां से वापस आ ही नहीं सकते, पता चले आपके दो टुकड़े हो गए, तुम किसी दूसरे ग्रह में चले गए, मैं किसी दूसरे ग्रह में चली गई, अगर ऐसा हुआ कि वापस आने का रास्ता ही बंद हो गया, आप वापस से स्कूल वाली लाइफ में आ ही नहीं पा रहे हो, सो दैट इज नोन एज परमानेंट चेंज। कि अरे यार ये तो परमानेंट चेंज हो गया, है ना। लेकिन अभी कैसा हो रहा है, हम चेंज क्रिएट तो कर रहे हैं, लेकिन उस चेंज को वापस से हम बदल भी सकते हैं। फिर जब हमारा मूड होता है हम फिर से घूमने चले जाते हैं, फिर से हम अपना, मतलब चेंज कैसा है, टेम्पररी है। हम इस चेंज को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, जब हमारी मर्जी हो हम जा सकते हैं, जब हमारी मर्जी हो हम वापस आ सकते हैं। तो यूजुअली फिजिकल चेंज उन चेंजेस को कहा जाता है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि हमने कुछ चेंज क्रिएट कर लिया, कुछ नया सब्सटेंस हमने बना लिया, बट बेसिकली वो नया सब्सटेंस आप लोगों का कैसा होता है, एक टेम्पररी होता है, ठीक है। टेम्पररी का ये मतलब नहीं समझना बिल्कुल भी कि कुछ देर बाद वो चेंज अपने आप गायब हो जाएगा, उसको जब तक आप चेंज नहीं करोगे वो गायब नहीं होगा, ठीक है। वो चेंज आप लोगों का क्या होता है, टेम्पररी होता है। टेम्पररी की स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है, टेम्पररी होता है ये चेंज। और जो केमिकल चेंज होता है ये कैसा होता है, आपका परमानेंट। इसका एक एग्जांपल देते हैं। जिस इंसान से मैं अपने वैकेशन के दौरान मिली थी, उसने मान लेते हैं मेरा कुछ सामान लेट से चोरी कर लिया। अब होगा क्या कि अब पूरा वैकेशन भी अगर लेट से खत्म हो गया, मान लेते साल भी बीत गए, तो क्या मैं उस पर्टिकुलर मेमोरी को अपने दिमाग से गायब कर पाऊंगी? क्या नहीं। क्या ऐसा हो पाएगा क्या कि वो जो पर्टिकुलर सामान मेरे पास से लेके गया वो अगले साल जब मैं वैकेशन ट्रिप में जाऊंगी तो मुझे वापस मिल जाएगा? नहीं। यानी कि इस पर्टिकुलर चेंज में कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी भी वापस से ठीक नहीं कर सकती, वापस से उसके जैसा वो था वैसे में मैं उसको कभी कन्वर्ट नहीं कर सकती। वो हो गया सो हो गया, वो बीत गया सो बीत गया, उसको आप वापस से पीछे नहीं ला सकते, राइट। आप वापस से उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। सच चेंजेस आर नोन एज केमिकल चेंज, ठीक है। तो फिजिकल चेंज आपके टेम्पररी होते हैं, आपकी मर्जी। बर्फ का आपको पानी बनाना है, आप बर्फ को निकाल के बाहर रख दो, पानी बन जाना है। पानी को वापस बर्फ बनाना है, फ्रिज में रख दो, फिर बन जाना है। फिर बर्फ को निकालो, फिर पानी बन गया, फिर बर्फ को रखो फ्रिज में, फिर बर्फ बन गई। सो बेसिकली आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर रिएक्शन को जब मन चाहे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करवा सकते हो, है ना। ऐसा नहीं होता, फिक्स नहीं होता कि नहीं नहीं बर्फ तो बन गई, अब वापस से बर्फ कभी पानी नहीं बनेगी। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। आप वापस से बर्फ को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? पानी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगेन पानी को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? बर्फ में, बाय यूजिंग सुटेबल टेक्निक्स, जो कि 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी है। बट क्या ये चेंज क्रिएट किया जा सकता है वापस? क्या वापस से आप ये प्रोसेस कर पा रहे हो? पानी से बर्फ, पानी से बर्फ, पानी से बर्फ, अपने अकॉर्डिंग? हाँ।
तो जब किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशंस करके मेथड में आगे पीछे, आगे मतलब पहले ए से बी बनाया, बी से फिर से ए बना लिया, ए से बी बनाया, बी से फिर से ए बना लिया। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो उसको कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या कहा जाता है? रिवर्सिबल रिएक्शंस। मतलब ए से बी गए, फिर वापस से बी से ए आ गए, फिर ए से बी गए, फिर बी से ए आ गए। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? रिवर्सिबल रिएक्शंस। और हमारी जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन अपने आजू बाजू देखो, अब कैसा है? आजू बाजू देखा, दूध है, दूध से पनीर बना लिया। अब जो पनीर बन गया उससे वापस से दूध नहीं बनाया जा सकता। दूध से दही बना लिया, दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। जो कच्चा फल था पक गया, उस पके हुए फल को वापस से कच्चा नहीं किया जा सकता। तुमने खाना खाया, तुम्हारी बॉडी में रेस्पिरेशन हुआ, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी बनी, उस एनर्जी को वापस से खाने में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे अब तुम में से कोई इंसान ऐसा है जो बोल रहा है अरे यार जान दो ना, आज तो मैं सो रहा हूँ ना, आज तो मेरे को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, एनर्जी काम कर, तो खुद को वापस से खाने में कन्वर्ट कर ले। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। एक बार जो फूड यूटिलाइज हो गया एनर्जी यानी कि एटीपी बनाने में, वो वापस से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। किसके लिए? अपने वापस से फूड वाले में। यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे जा चुके हो तो आगे पहुंचने के बाद वापस आप पीछे नहीं आ सकते। नॉट अलाउड, नॉट पॉसिबल। तो ऐसी रिएक्शंस को बेसिकली हम लोग कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शंस। और हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, ये इररिवर्सिबल होती हैं। ठीक है, ये इररिवर्सिबल मतलब वंस you make new substance, you cannot convert that new substance into the older one. आप उस नए सब्सटेंस को ओल्डर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपके फिजिकल में क्या होता है? आपका जो ओल्ड सब्सटेंस होता है और आपका जो न्यू सब्सटेंस होता है, ओल्ड सब्सटेंस को न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, और हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जब हमारा मन करे हम उस न्यू सब्सटेंस को वापस से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ओल्ड में। यानी कि ओल्ड से न्यू भी जाया जा सकता है, न्यू से ओल्ड भी आया जा सकता है। प्लीज वहां पे जो मैंने डायरेक्शन यूज किया है, मैंने जो सिंबल यूज किया है, उस पर ध्यान दो। ठीक है, एक एरो आगे जाती हुई और एक एरो पीछे आती हुई, वो भी आधी एरो। ये आधी एरो वो भी दो आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। बेसिकली ये सिंबल है जो कि आप आगे 11th की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, रिवर्सिबल डायरेक्शन का। ठीक है, ये सिंबल है जो आप आगे की 11th की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, रिवर्सिबल डायरेक्शन का। तो ऐसा कर पाना ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड संभव होता है किसके केस में? फिजिकल रिएक्शंस के केस में। लेकिन अगर मैं यही सेम बातचीत करूं किसकी? आप लोगों के केमिकल रिएक्शंस में, तो केमिकल रिएक्शंस में अगर आपने एक बार भी ओल्ड सब्सटेंस को कन्वर्ट कर लिया किसमें? न्यू सब्सटेंस में, तो वो न्यू सब्सटेंस से आप वापस किसमें? ओल्ड सब्सटेंस में नहीं आ सकते। ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, आगे जाना इज पॉसिबल, आगे जाओ, जितना आगे जाना है उतना आगे जाओ। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि पीछे आए, तो ये पीछे आने वाला केस आपकी केमिकल चेंजेस में पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरीके से हम रिएक्शंस को 2-3 पार्ट्स में क्लासिफाई किए। रेडियो एक्टिव को भूल जाइए, 2 पार्ट, फिजिकल, केमिकल। सो फिजिकल चेंजेस आर डिस्क्राइब्ड एज दोज चेंजेस विच आर टेम्पररी। टेम्पररी मतलब दे कैन बी मॉडिफाइड एनी टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ परमानेंट डैमेज हो गया, राइट? जैसे पेड़ की पत्ती है या पेड़ की टहनी है, तुमने पेड़ की टहनी काट दी, है ना? काटते हैं लोग, पेड़ अगर बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, लाइक यहाँ अपने ट्यूशन में जो पेड़ है अशोक का, उसकी टहनियां हम साल में 10 बार काटते हैं, लेकिन हर 2 महीने में एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है ना, तो इतनी बड़ी हो गई है कि वो ऑलमोस्ट रोड को टच करने वाली है। फिर तो ऐसे केस में वो वापस से ग्रो हो जाती है, राइट? सो वी कैन से दैट कि कटिंग ऑफ द स्टेम ऑफ अ ट्री इज अ टेम्पररी चेंज। वो वापस से
आ जाएगा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, बताओ। लेकिन अगर मान लेते हैं पेड़ की जगह हमारा कोई ह्यूमन बॉडी पार्ट कट गया होता, लेट्स से माय हैंड्स, तो क्या वो चीज वापस से उग जाती क्या पेड़ के स्टेम के जैसे? नहीं। सो दैट इज परमानेंट डैमेज। तो सिमिलरली अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में आप टेम्पररी चेंज देख रहे हो, टेम्पररी चेंज यानी कि आप उस चेंज को वापस से रिक्रिएट दोबारा दोबारा तिबारा चौबारा पांचबारा कितनी बार अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हो, then that change are described as physical changes। लेकिन अगर कोई चेंज परमानेंट हो गया, आप ओल्ड सब्सटेंस से नए सब्सटेंस में चले गए, then that change will be termed as what? chemical change, right? और हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि आप ओल्डर सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस में जा सकते हो, न्यू सब्सटेंस से आप ओल्डर सब्सटेंस में आ सकते हो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितनी बार आना है उतनी बार करो। सो दीज आर टर्म्ड एज फिजिकल चेंजेस। लेकिन केमिकल में ऐसा नहीं होता। अगर आप मान लेते हैं ए से बी चले गए तो बी पहुंच जाने के बाद वापस बी से ए आ पाना पॉसिबल नहीं है। दैट आर टर्म्ड एज व्हाट? आप लोगों के केमिकल चेंज। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है और अगर उस केमिकल रिएक्शन में आपको दिखे कि अच्छा नहीं देखो ना ये रिएक्शन तो इरिवर्सिबल है, वैसे हम लोग पता है क्या जुगाड़ जमा के केमिस्ट्री में हर रिएक्शन को रिवर्सिबल बना सकते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस को रिवर्सिबल बना सकते हैं। जो आप 11th में सीखोगे केमिकल इक्विलिब्रियम करके एक चैप्टर होता है, बट स्टिल मान के चलते हैं कि केमिकल रिएक्शंस एक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो इरिवर्सिबल होती है नेचर की। एक बार सब्सटेंस अगर बन गया तो वापस से उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो दोज रिएक्शंस जिनमें आपको ये दो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होती हैं उनको आप क्या कहते हो? केमिकल। और जिनमें आपको ये दो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होती हैं उसको बेसिकली आप क्या कहते हो? आप लोगों का व्हाट? आप लोगों का फिजिकल, ठीक है। अच्छा, क्या फिजिकल और केमिकल में आपको कुछ और चेंज भी देखने को मिलता है क्या? यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बनता है उस नए वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में फिजिकल भी आती है, केमिकल भी आती है। मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज वर्ड का प्रयोग कर रही हूँ, इसका मतलब दोनों प्रॉपर्टीज की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं किसी भी नए सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है, अगर मैं नए वाले सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ पीपी, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज को सीपी, या फिर उसके फॉर्मूला को कंपेयर करती हूँ, किसके साथ कंपेयर करती हूँ? विद द ओल्डर वन, ठीक है। तो ऐसे में हम लोगों को क्या दिखता है कि पुराने वाले में और नए वाले में किसी भी प्रकार की कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो ऐसी पर्टिकुलर रिएक्शंस जिनमें नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं एज कंपेयर टू द ओल्डर वंस, दोज पर्टिकुलर रिएक्शंस आर टर्म्ड एज व्हाट रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस। बट अगर मैं यही सेम कंपैरिजन अभी आपके फिजिकल रिएक्शंस के लिए करूं तो फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है? अगर मैं न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है, या फिर उसके फॉर्मूला को कंपेयर करती हूँ किसके साथ? उसके ओल्डर वाले के साथ। तो जब मैं उसको ओल्डर वाले के साथ कंपेयर करती हूँ तो मुझे या तो वहाँ पे नो चेंज दिखना है, जैसे मैं बर्फ बनाऊं, चाहे मैं पानी बनाऊं, चाहे मैं स्टीम बनाऊं, फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहने वाला है, तो मुझे कोई चेंज नहीं दिख रहा फॉर्मूले में। बट हो सकता है आपको बहुत 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 वेरी 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 स्लाइट वेरिएशन देखने को मिल जाए, तो आप ये कहोगे कि हाँ करके आपकी जो प्रॉपर्टी वो पर्टिकुलर चेंज है, वो चेंज कौन सा है? फिजिकल। अब जैसे शक्कर है, यू नो शक्कर एंड यू नो मिश्री। मिश्री कैसी होती है? थोड़ी बड़ी बड़ी होती है, शक्कर थोड़ी बारीक बारीक होती है। टेस्ट देम,
आखिर है तो दोनों ही मीठी, राइट। अच्छा, अब उसके अलावा जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं शुगर के क्यूब्स लोग डाल के पूछते ना, आप कितनी क्यूब शक्कर लोगे चाय देते वक्त। हमारे घर में ऐसा होता है, जब कोई चाय या कॉफी बनती है, जो बनाने वाला पर्सन होता है 1 चम्मच 2 चम्मच डाल देता है, वही चाय सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मूवीज में, ड्रामा में, टीवी में हम क्या देखते हैं, जब कोई चाय वो लोग देते हैं तो क्या पूछते हैं, आप कितनी क्यूब्स लेंगे। स्पेशली इंग्लिश ड्रामा में तो देखना उनकी शक्कर की क्यूब्स ऐसी बड़ी बड़ी होती हैं, और हमारे घरों में जो शक्कर आती है वो इतनी उतनी सी होती है। अब बताओ, शक्कर की साइज चेंज हो गया, मेरे घर में बारीक बारीक, उसके घर में बर्फ के जैसी मोटी मोटी। तो ऐसे में क्या उस शक्कर का फॉर्मूला चेंज हुआ? ना, सिर्फ साइज चेंज हुआ। साइज के चेंज होने से कोई बदल तो नहीं रही है, शक्कर शक्कर ही है ना। तो वो पर्टिकुलर चीज पे क्या मैं ये कहूँ कि तेरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है? नहीं भाई, तेरी प्रॉपर्टी चेंज ना हुई है। फिर खाना गरम, खाने की बात नहीं करते, चलो पानी गरम है, एक पानी ठंडा है, वो सिर्फ गरम और वो सिर्फ ठंडे हैं। मैं मानती हूँ चेंज हुआ है, लेकिन क्या वो गरम पानी वापस ठंडा बन सकता है? बिल्कुल, पड़े रहने दो। क्या वो ठंडा पानी वापस गरम बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। सो माना कि उनके अंदर एक छोटा सा चेंज हो गया है, गर्म पानी का टेम्परेचर ज्यादा है, ठंडे पानी का टेम्परेचर कम है, मैडम थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो मैं मानती हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, बट दैट टू टेम्पररी। वो भी कैसी? टेम्पररीली, है ना, वो भी कैसी? टेम्पररीली चेंज हो गई है, जिसको आप वापस से ट्रेस बैक कर सकते हो ओरिजिनल फॉर्म में। तो ऐसी पर्टिकुलर रिएक्शंस को हम लोग कैसे टर्म करते हैं कि तुम भैया कौन हो? फिजिकल रिएक्शन हो। तो हम लोगों की मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू बताने की कोशिश की कि कौन फिजिकल होती हैं, कौन केमिकल होती हैं। अगर मैं अपनी डे टू डे लाइफ में कंपेयर करूं तो हम किन रिएक्शंस को फिजिकल कहते हैं? जब आप छोटे बच्चे थे, 9वीं कक्षा में थे, आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 में आपने कुछ प्रोसेसेस पढ़ी थी, जैसे कि आपने पढ़ा था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब जानते हो ना? बस आपने प्रोसेस पढ़ी थी सब्लिमेशन, है ना, यानी कि जब कोई सॉलिड चीज डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे घर में यूज होने वाला कपूर, है ना, अगर आप थोड़ी देर खुला छोड़ दो तो कैसा उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता है कि वहाँ पे कैम्फर यानी कि कपूर था। या फिर नैप्थेलिन बॉल्स जो ड्रॉर्स में कपड़ों के बीच में रखी जाती है, राइट। तो इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, मेल्टिंग, ठीक है। अच्छा, साइज रिड्यूस करना। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर कागज है, तुमने उसको फाड़ दिया, साइज रिड्यूस कर दिया, क्या कोई केमिकल चेंज हुआ? नहीं, फिजिकल चेंज, राइट। कागज को फाड़ दिया, दैट इज आप लोगों का व्हाट? साइज रिड्यूस हो गया, दैट इज केमिकल चेंज, सॉरी दैट इज फिजिकल चेंज। आप किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे हो, तो डिसॉल्व करना इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। कैसे? होली में लाल कलर का रंग लाए, पानी में डाला, पानी बोलो कैसा हो गया? लाल हो गया। क्या कुछ नया बना? लाल लाल का ही रहा, बस सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चला गया, दैट इज अ फिजिकल चेंज। आइसक्रीम लाए थे, अच्छा आइसक्रीम छोड़ो, कैडबरी लाए थे, गर्मी में बाहर ही रह गई, जब कैडबरी का खोलोगे पूरी लिक्विड 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 चॉकलेट टपकेगी। क्या कोई केमिकल चेंज हुआ? नहीं, फिजिकल चेंज हुआ। तो जब आप किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज करते हो, स्टेट चेंज करने का मतलब आप उसको सॉलिड से लिक्विड लेकर जा रहे हो, या फिर आप उसको लिक्विड से गैस लेकर जा रहे हो, या फिर अगर आप रिवर्स भी कर रहे हो, तो स्टेट चेंज करवाना किसी भी सब्सटेंस की, स्टेट चेंज का मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, डायरेक्ट गैस टू लिक्विड, ये सारी स्टेट चेंज कराने वाली प्रोसेसेस क्या कहलाती हैं? आप लोगों की क्या कहलाती हैं? फिजिकल चेंजेस, है ना। क्या कहलाती हैं? फिजिकल, बिकॉज दे कैन बी ट्रेस बैक। तो यानी कि अगर कोई मुझे कहेगा कि मैडम सॉलिड से लिक्विड यानी कि मेल्टिंग कैसी प्रोसेस है, तो मैं कहूंगी मेल्टिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन कैसी प्रोसेस है? आपकी फिजिकल। गैस से वापस लिक्विड यानी कि कंडेंसेशन कैसी प्रोसेस है? फिजिकल, है ना। लिक्विड से आप लोग वापस से किस में आ गए? सॉलिड में आ गए, यानी कि फ्यूजन कैसी प्रोसेस है?
आप लोगों की बोलो, आप लोगों की फिजिकल। तो जब भी स्टेट चेंज होता है तो फिजिकल कहलाता है, जब भी हम डिसोल्यूशन करते हैं वो फिजिकल कहलाता है। डिसोल्यूशन मतलब शक्कर है, शक्कर को पानी में घोल दिया, घोलने से पहले भी मीठी लग रही थी, घोलने के बाद भी मीठी लग रही है, क्या कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। क्या शक्कर में कोई चेंज आया? उसके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया। तो दिस इज नोन एज व्हाट? आप लोगों का क्या? फिजिकल चेंजेस। अब जो बच गए मतलब क्या? जिनमें आप लोगों का स्टेट चेंज हो रहा है, बट स्टेट चेंज होने के बाद इसके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंस बन रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस बन रहे हैं, बराबर कुछ ऐसे सब्सटेंस बन रहे हैं जिसमें आप लोगों का फॉर्मूला या उसकी प्रॉपर्टीज उसके पुराने वाले से अलग है, देन दैट आर टर्म्ड एज केमिकल, जो कि बहुत सारी प्रकार की होंगी। आप जब 11th-12th में जाओगे आपको और मिलेगी, ठीक है, आपको और मिलेगी। बट जब हम लोग 10th स्टैंडर्ड में हैं तो हम इन केमिकल रिएक्शंस को हमारे सिलेबस में ब्रॉडली टोटल कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे? 5 पार्ट्स में हम इनको क्लासीफाई करेंगे। केमिकल रिएक्शंस को हम कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे? टोटल 5 पार्ट्स में। अब ये 5 पार्ट्स कौन से हैं? ठीक है, सबसे पहले वाले पार्ट के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, अभी सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ नाम जान रहे हैं, बाकी कल पढ़ेंगे डिटेल में। तो आप लोगों की कॉम्बिनेशन, ये एक आपकी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद दूसरे की बात करूं, डिकम्पोजिशन, ये आप लोगों की बोलो क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। फिर इसके बाद की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट आप लोगों की केमिकल रिएक्शन है। फिर एक और होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट आप लोगों की केमिकल रिएक्शन है। एक और पढ़ेंगे हम लोग रेडॉक्स, ये रेडॉक्स आप लोगों की केमिकल रिएक्शन है। वैसे इस रेडॉक्स को हम लोग फिर आगे तोड़ेंगे 2 पार्ट्स में, एक पार्ट कहलाएगा ऑक्सीडेशन और एक पार्ट कहलाएगा रिडक्शन। याद करो जब तुम्हें मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही थी तब मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वर्ड का इस्तेमाल किया था, बस वही वाला ऑक्सीडेशन और वही वाला रिडक्शन, ये हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज आपको अभी पढ़नी है। हाँ, अब इसमें ना एक मेरे बात पे थोड़ा ध्यान देना, मैंने यहाँ पे लिखा है डिसॉल्व, किसी चीज को डिसॉल्व करना इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो देखो ऐसा हमेशा नहीं होता कि हमेशा डिसॉल्व करना एक फिजिकल प्रोसेस होती है। कई बार जब आप एक चीज को दूसरी चीज के अंदर डिसॉल्व करते हो तो डिसॉल्व करने से उनके बीच में आपस में रिएक्शन हो जाती है, और रिएक्शन हो जाने की वजह से क्या हो जाता है? कुछ नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे अगर मैं बोलूं डिसॉल्व करो शुगर को वाटर में, तो डिसॉल्व करने से शुगर को वाटर में कुछ नया नहीं बन रहा, शुगर पहले भी मीठी थी, शुगर बाद भी मीठी है, इसीलिए शुगर का डिसॉल्व होना इज ए फिजिकल चेंज, बराबर इज अ फिजिकल चेंज। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि डिसॉल्विंग हमेशा आप लोगों की फिजिकल ही रहेगी, ठीक है, हमेशा आप लोगों की फिजिकल ही रहेगी। कभी कभी कुछ केसेस आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां पर आप लोगों को डिसॉल्विंग भी एक केमिकल रिएक्शन मिल सकती है, मे बी वेरी 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 फ्यू चांसेस, बट इसलिए हमेशा डिसॉल्विंग को ये मत कह देना कि वो एक फिजिकल है, ठीक है, वैसे वो फिजिकल ही होती है बट स्टिल 99% केसेस, ठीक है, लेकिन हो सकता है 1% केस ऐसा कोई आए, ठीक है, जहां पे आपको ऐसा लगे कि नहीं यहाँ भी तो हम डिसॉल्व कर रहे हैं। आगे फ्यूचर की केमिस्ट्री में, अभी क्योंकि 10th में उतना कोई खास है नहीं तुम्हारे पास, तो आपको ऐसा लगे कि अरे यार यहाँ तो भी तो हम डिसॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज बोलो क्या हो गई? चेंज हो रही हैं। तो ऐसे में आप कहोगे कि डिसॉल्विंग आप लोगों की क्या है? एक केमिकल चेंज है, ठीक है। तो हमेशा डिसॉल्विंग आप लोगों की फिजिकल चेंज में आए ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख के आया डिसॉल्विंग शुगर, डिसॉल्विंग चाय पत्ती, डिसॉल्विंग कलर, डिसॉल्विंग कॉफी, डिसॉल्विंग समथिंग समथिंग एक्सेट्रा, रसना पाउडर, कुछ भी, दैट विल लीड अस टू अ फिजिकल चेंज। वो तो हम अपनी डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से भी क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट समटाइम्स कुछ केमिकल रिएक्शंस आगे में भी तुम्हें देखने को मिलेंगी जिसमें आपको क्या होगा
केमिकल चेंज देखने को मिल सकता है, अदरवाइज डिसॉल्विंग का फिजिकल में रखोगे। तो ध्यान रखिएगा, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है इसमें कभी भी कोई भी नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता, नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस, क्योंकि पुराने वाले सब्सटेंस में और नए वाले सब्सटेंस का फॉर्मूला सेम होता है। यहाँ पे सिर्फ क्या होती है, यहाँ पे जो ये जो नया सब्सटेंस होता है, ये नए सब्सटेंस की सिर्फ क्या होती है, स्टेट चेंज होती है, स्टेट चेंज होती है और कुछ भी नहीं, सिर्फ स्टेट चेंज। यानी कि अगर स्टेट चेंज हो रही है लेकिन सब्सटेंस वही है, ठीक है, लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसे में क्या मेरा ये कहना सही होगा कि मैडम केमिकल रिएक्शंस में फिर मतलब आप क्या ये कहना चाहती हैं कि वहाँ स्टेट चेंज नहीं होती? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि फिजिकल में स्टेट चेंज होती है, ये बात श्योर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि केमिकल में स्टेट चेंज नहीं होती। केमिकल रिएक्शंस में आप लोगों की स्टेट चेंज हो भी सकती है और आप लोगों की जो स्टेट है वो चेंज नहीं भी हो सकती है। स्टेट चेंज की अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शंस में, तो मे हो सकती है और मे नॉट, ये नहीं भी हो सकती है, ठीक है, ऐसा है। हो सकता है एक सब्सटेंस रिएक्ट करने से पहले भी गैस था और नया बना वो भी गैस है। हो सकता है रिएक्ट करने से पहले कोई गैस हो और नया बनने के बाद हो सकता है कोई लिक्विड हो, जैसे H2O2 गैसेस होती हैं बट रिएक्ट करके जब पानी बनाती है तो लिक्विड होता है, राइट, एग्जैक्टली। तो ऐसे में हम लोग ये नहीं कह रहे कि केमिकल रिएक्शंस में स्टेट चेंज नहीं होता, कुछ रिएक्शंस में हो भी सकता है, कुछ रिएक्शंस में नहीं भी हो सकता है, बट फिजिकल में स्टेट चेंज हमेशा होगा, ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 2, क्या मैडम ऐसी कोई रिएक्शन है हमारे पास जहां पे आपको फिजिकल चेंज भी देखने को मिल रहा है, जहां पे आपको केमिकल चेंज भी देखने को मिल रहा है? ऐसी कोई रिएक्शन है क्या आपके आजू बाजू ऐसी कोई रिएक्शन जहां पे आपको ये दोनों चीजें एक साथ देखने को मिल रही है? तो इसका जवाब है यस, हमारे पास ऐसी एक रिएक्शन है, बहुत ही फेमस एग्जांपल इवन पेपर में पूछा भी जाता है। जैसे कि ये मान लेते हैं मेरे पास एक कैंडल है, मोमबत्ती, एवरीबडी नोस मोमबत्ती जब जलती है तो ऊपर बोलो क्या प्रोड्यूस करती है? लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करती है ना। अच्छा, ये लाइट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है? जो वैक्स है यानी कि जो मोम है वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब जो लाइट प्रोड्यूस हुई, उस प्रोड्यूस लाइट को क्या तुम वापस से पकड़ के मोमबत्ती बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते ना। तो ऐसे केस में दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? आप लोगों का केमिकल चेंज। लेकिन साइमल्टेनियसली तुम ये भी देखते हो कि वो जो मोम है हीट की वजह से थोड़ी ऐसी टपक के ऐसे नीचे गिर रही होती है ना। ये क्या होती है? आपकी लिक्विड वैक्स होती है। ये आपकी क्या होती है? लिक्विड वैक्स। और कैंडल क्या है आप लोगों की? सॉलिड वैक्स। तो हीट की वजह से जब वो सॉलिड वैक्स खुद को कन्वर्ट कर लेती है लिक्विड वैक्स में, तो इस पर्टिकुलर चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। जब वो वैक्स नीचे जाके ठंडी हो जाती है, टपक जाती है, तो थोड़ी देर बाद वो वापस से सॉलिड बन जाती है, बट दिस इज नोन एज फिजिकल चेंज। सो आई कैन से दैट कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज माई व्हाट? फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज। डन, बस। तो यहाँ पे हम हमारा टॉपिक रोकते हैं। अगले दिन जब हम क्लास कंटिन्यू करेंगे तो उस क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। डायरेक्ट कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शंस है उसमें नहीं कूदेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे कि कैसे पता चलेगा किसी चीज को देखकर कि या सुनकर या महसूस करके कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई कि वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। ठीक है, फिलहाल इसे यहाँ रोकेंगे और इसमें हाँ जाते जाते क्वेश्चन करते हैं। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। ध्यान रखना पेपर वाले लोग बड़े ही चालाकी से जो वर्ड होता है नॉट क्वेश्चन के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं, बराबर उसमें बोलो क्या हो जाता है आप लोगों का? नॉट हम भूल जाते हैं और हम लोग करेक्ट आंसर मार्क करके आ जाते हैं, बल्कि हमको नहीं करना होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग बताओ क्या होता है? लिक्विड से गैस जाते हो, तो इसमें क्या हो रहा है? लिक्विड से गैस जा रहे हैं, स्टेट चेंज हो रही है,
तो ये तो फिजिकल चेंज हुआ, हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो फिजिकल चेंज नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस वाटर बन गई, सॉलिड से सॉलिड से लिक्विड चले गए, बट आइस का फॉर्मूला भी H2O होता है, वाटर का फॉर्मूला भी H2O होता है, तो ये भी तो एक फिजिकल चेंज हुआ, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। सी, मैंने अभी क्या कहा, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, पानी में जब आप सॉल्ट को डिसॉल्व करते हो तो सॉल्ट अगर खारा लगता है, सॉल्टी लगता है डिसॉल्व होने से पहले, तो डिसॉल्व होने के बाद भी बोलो वो क्या रहता है, सॉल्टी ही रहता है ना, राइट। तो ऐसे केस में ये भी आपका फिजिकल चेंज हुआ। बट जो घर में आप लोगों का सिलेंडर आता है, गैस सिलेंडर, उस सिलेंडर में LPG भरी होती है, फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। इस LPG को जब आप जलाते हो, LPG छोड़ो तुम दुनिया में किसी भी चीज को जलाओ, बर्निंग 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 इज अ केमिकल चेंज। हाँ, ये मत बोलना मेरा दिल जल रहा है, ठीक है, वो वाली चीज नहीं, बट बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। जैसे कोयला जलाया, क्या होता है, जैसे नागपुर में कोराडी पावर प्लांट है, कोयला जलाते हैं, बिजली बनाते हैं, बट या फिर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्या उस हीट एनर्जी को वापस से कोयले में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। जो घर में तुम्हारा सिलेंडर होता है, जब वो जलता है, हीट प्रोड्यूस होती है, खाना पकता है, क्या उस हीट एनर्जी को तुम वापस से कन्वर्ट कर सकते हो क्या आपके सिलेंडर में कि जा हीट एनर्जी वापस से LPG बन जा? नहीं ना। सो बर्निंग ऑफ एनी थिंग, अब बर्निंग मतलब बेसिकली आप लोगों का कंबशन इज ए व्हाट, इज ए केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज की कैटेगरी में मैं कुछ लोगों के एग्जांपल्स यहाँ पे लिख सकती हूँ बड़े गर्व से, कि जब भी हम किसी भी चीज को कंबस्ट करते हैं, जलाते हैं, दैट इज नोन एज केमिकल चेंज, ठीक है। या फिर जब मैं ये कह सकती हूँ कि जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, दैट फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल चेंज। जो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है, दैट रेस्पिरेशन इज ए केमिकल चेंज। हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है, दैट डाइजेशन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। क्योंकि अगर आप एक बार आपकी बॉडी के अंदर में कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर चुके हो ग्लूकोज में, तो वो ग्लूकोज कन्वर्ट होने के बाद वापस से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं होगा। दिस इज आपका केमिकल चेंज, ठीक है। अभी जैसे कि अच्छा छोड़ो उस चीज को रहने दो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, द टाइप ऑफ रिएक्शंस। अब हम लोग कल की क्लास में किसको पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे, और केमिकल रिएक्शंस में हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। बट ज़्यादा डिटेल में घुसने से पहले एक बात याद रखना, चाहे आप फिजिकल रिएक्शंस पढ़ो या चाहे आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ो, आपने जो 9th क्लास में पढ़ा होगा एक टॉपिक बॉन्ड्स, BONDS बॉन्ड्स, किसी भी रिएक्शन को अगर मुझे साइंटिफिक तौर पे डिफाइन करना है तो रिएक्शंस को एक ऐसी प्रोसेस कहा जाता है जिस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपके बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और उस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। मतलब नए बॉन्ड्स बनेंगे और पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, तो इस बॉन्ड का बनना टूटना ही बेसिकली आपका क्या कहलाता है, केमिकल, या बेसिकली मैं ये कहूँ रिएक्शंस कहलाता है, ठीक है। इसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शंस कहते हैं, बराबर। सो व्हाट इज बॉन्ड, सॉरी व्हाट इज रिएक्शन? रिएक्शन इज मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, ओके, ठीक है। अभी जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में अगर हम देखें कि हमने क्या पढ़ा है, तो जो तुम्हें स्टार्टिंग का पूरा एक सेट ऑफ क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन केमिकल चेंज है, कौन फिजिकल चेंज है, राइट, ठीक है। तो जैसे पहला, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, तो ऐसे में जब भी आप करके देखना, अभी गर्मी ही चल रहा है, दूध को जरा छोड़ देना, किस में, आपके रूम टेम्परेचर में, देखना दूध फट जाएगा, दूध खराब हो जाएगा, है ना, बराबर। तो बेसिकली क्यों, क्योंकि उस मिल्क के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस दूध को फाड़ देते हैं, ठीक है, फट जाता है दूध उसको। सो दिस इज टर्म्ड एज आप लोगों का विच चेंज, दिस इज टर्म्ड एज आप लोगों का केमिकल रिएक्शन। क्यों?
क्योंकि एक बार अगर आपका दूध फट गया तो वापस से वो क्या कन्वर्ट हो सकता है क्या दूध में? नहीं। सो दिस इज टर्म्ड एज केमिकल रिएक्शन। जो भी घर में रोटी बनाने के लिए तवा या फिर आप कोई भी लोहे का सामान लेते हो और अगर आप उसको छोड़ देते हो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे गैसेस मौजूद है, मॉइस्चर मौजूद है, तो उसकी वजह से वो आपका जो पर्टिकुलर लोहे का आइटम होता है वो जंग पकड़ लेता है ना? पढ़ा है ना हमने कि वहाँ पे कौन सा फिनोमेना होता है? रस्टिंग नामक एक फिनोमेना होता है। रस्ट आ जाती है, रस्ट आ जाती है। सो ये रस्टिंग क्या कहलाएगा? रस्टिंग आप लोगों का केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है? तो देखो कैसा होता है, अभी आप इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे। अगर मैं लोहे के रिस्पेक्ट में बात करूं तो रस्टिंग एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है? क्योंकि जब जब लोहा जंग में कन्वर्ट हो जाता है वो जंग उस लोहे को खा जाती है, बर्बाद करती है। जैसे कीड़े दांत में गड्ढा कर देते हैं ना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, याद रखना। जो दांत खराब हो जाते हैं, हमारे कैविटीज क्रिएट हो जाती हैं, दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। तो वैसे आप समझो कि वो कीड़ों लोगों ने, मॉइस्चर वाले लोगों ने लोहे को खा गए तो वो भी कैविटी क्रिएट कर गए। सो दिस इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। किसी भी फ्रूट को, जरूरी नहीं है ग्रेप्स को, किसी भी फ्रूट को जब फर्मेंट किया जाता है, उस पर्टिकुलर फ्रूट को फर्मेंट करके उससे वाइन्स बनाई जाती हैं, उससे अल्कोहल बनाया जाता है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? आप लोगों का केमिकल रिएक्शन। क्योंकि अभी अभी हम लोग बायोलॉजी में सीख कर आए हैं कि आप लोगों की फर्मेंटेशन में कौन सी प्रोसेस होती है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और अभी अभी इसी क्लास में मैंने सिखाया है रेस्पिरेशन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। सो इनडायरेक्टली किसी भी फ्रूट की फर्मेंटेशन कैसी रिएक्शन हुई? केमिकल। खाना बन गया, तुमने नमक, मिर्ची, हल्दी, सब्जी, चावल, मतलब नॉट चावल, आलू प्याज डाल के पूरा मस्त ग्रेवी वाला पनीर बना लिया। अब क्या उस सब्जी के बनने के बाद उससे नमक अलग कर पाओगे क्या? उससे क्या मिर्ची के पाउडर अलग कर पाओगे? क्या धनिया पाउडर अलग कर पाओगे? क्या प्याज अलग कर पाओगे? क्या लहसुन अलग कर पाओगे? नहीं। सो दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज केमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन, मैंने अभी बताया। रेस्पिरेशन भी मैंने बताया कि वो केमिकल रिएक्शन होती है। सो दिस इज बेसिकली आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दे मे बी आस्क्ड इन योर स्कूल एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन इन द फॉर्म ऑफ MCQ और इन द फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स। एंड अमंग ऑल ऑफ दिस ध्यान रखना जो ग्रेव्स वाला है वो बहुत ही आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है? डन, वी आर डन विथ इट, ठीक है? तो हमने क्या ये चीज सीखी कि क्या होती है केमिकल रिएक्शंस और क्या होती है फिजिकल, बस। अब कल की क्लास में हम लोग किस चीज को पढ़ेंगे डिटेल में? हम इस चीज को पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। फिलहाल तब तक के लिए